जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चलिए आगे देखते हैं। जो कोशिका विभाजन, कोशिका सेल का जो अगला चैप्टर देखा था और उसका आगे भाग देखते हैं कोशिका सेल का, कोशिका का। तो मैंने कोशिका का कुछ थोड़ा सा भाग बताया था और कोशिका के बारे में विस्तृत जानकारी आज लेते हैं। कोशिका के बारे में संपूर्ण जानकारी आज लेते हैं। कोशिका के बारे में थोड़ा था कि जानकारी दिए थे, आज संपूर्ण जानकारी देते हैं। तो चलिए देखते हैं कोशिका के बारे में आज संपूर्ण जानकारी। कोशिका मैंने पिछले क्लास में ही बता दिया कि कोशिका क्या होता है। एक छोटा सा कमरा होता है। कोशिका मतलब होता है छोटा सा कमरा। जो कोशिका का घर होता है, छोटी कहानी की। इसका लैटिन भाषा कोशिका, अंग्रेजी अनुवाद का सेल लैटिन भाषा के सेलुआ से बना है, सिउला से बना है। यानी कोशिका का अंग्रेजी अनुवाद सेल लैटिन भाषा सिउला से, यानी कि जिसका शाब्दिक अर्थ हो छाट और छोटा कमरा। यानी कहने का मतलब है छोटा कमरा कि जिस कमरे में छोटा छोटा वस्तु रखा हो या अनेकों वस्तु रखा हो, उस कमरे को ही हम छोटा कमरा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हमारे कमरा में जैसे किताब रखा हो, कॉपी रखा हो, कलम रखा हो, मोबाइल रखा हो, ETC वगैरह सब रखा हो, तो ये एक कोशिका जो है, उसी प्रकार एक कोशिका एक छोटा कमरा होता है। कोशिका के अंदर छोटा छोटा पार्ट भी पाया जाता है, जो आगे चल के हमने बताया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, केंद्रक और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि अनेकों पार्ट्स पाया जाता है कोशिका के अंदर। इसीलिए हम कोशिका को एक छोटा कमरा बोलते हैं। कोशिका मतलब क्या होता है? कोशिका एक पार्ट निकाला हुआ, शरीर का पार्ट निकाला कि कोशिका जंतु या पादप दोनों में पाया जाता है। जंतु पादप दोनों में पाया जाता है। कोशिका अगर पादप का कोई पार्ट अगर निकालते हैं, जैसे कि कोई पादप यानी पेड़ पौधों का, समझ रहे हो ना, पेड़ पौधों का पार्ट जब निकालेंगे या मानव के शरीर से कुछ भी अगर अंग का जरा भी काट के निकालते हैं और उसको सूक्ष्मदर्शी पे यानी कि माइक्रोस्कोप पे जब ले जा के देखते हैं, तो वहाँ पे जाके कोशिका घर दिखता है। छोटा छोटा कमरा दिखता है। यानी कि एग्जाम्पल की जैसे कि देखते हैं कि छोटा छोटा कमरा दिखता है। अगर लेते हैं अगर ये पादप से या जंतु से, पादप मतलब पेड़ पौधा, जंतु मतलब मानव स्पीशीज वगैरह जो जितना भी पृथ्वी पे आ जाए, जो सजीव के रूप में आ जाए, ठीक है, वो भी पादप भी सजीव के रूप में आता है और जंतु भी सजीव के रूप में आता है। जैसे सजीव को अगर या पादप को अगर उससे हम छोटा भाग निकालते हैं, काट के निकालते हैं, तो वो क्या एक एटम होता है, ठीक है, एक एटम होता है। अगर उसे पार्ट निकालते हैं, अगर उसको सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप अगर देखते हैं, तो माइक्रोस्कोप पे देखते हैं तो इस तरह छोटा छोटा कमरा दिखता है, छोटा छोटा कमरा जैसा दिखता है, ठीक है। ये छोटा छोटा कमरा दिखता है, ये ठीक है, समझ रहे हो ना, ये छोटा छोटा कमरा। जब इसको माइक्रोस्कोप पे फिर ले जा करके इसको जब बड़ा किया जाता है, देखा जाता है, इसको जूम करके देखा जाता है, तो ये बड़ा भाग दिखता है। और यही बड़ा भाग के अंदर अब देखो कितना छोटा, जब माइक्रोस्कोप अब देखो कि कोशिका एक तो छोटा अंग है, उसके अंदर भी अनेकों पदार्थ, अनेकों चीज पाया जाता है, ठीक है। देखो कोशिका जो है, कोशिका देखो, कोशिका भी एक शरीर का एक ऐसा पार्ट है, कोशिका एक शरीर का एक इतना छोटा पार्ट है, उसके अंदर भी अगर देखते हैं, इसको माइक्रोस्कोप पे जब निकाल के देखते हैं, तो उससे भी बड़ा दिखता है और उसके अंदर भी अनेकों चीज पाया जाता है। अनेकों चीज मतलब जैसे क्या मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, केंद्रक, अनेकों चीज पाया था। कहने का मतलब देखो, एक तो छोटा कमरा है, लेकिन उस छोटा कमरा के अंदर भी एक छोटा छोटा अणु पाया जाता है, ये परमाणु। यानी कहने का मतलब परमाणु एक छोटा सा भाग नहीं होता है। हमेशा हम लोग सोचते हैं कि परमाणु एक छोटा सा भाग है, परमाणु छोटा सा भाग नहीं है। जब रदरफोर्ड जब वैज्ञानिक साइंटिस्ट था, जो रदरफोर्ड इसको निकाल के दिखाया और बताया कि परमाणु सबसे छोटा नहीं होता है, हमेशा परमाणु छोटा नहीं, वो उसका एक छोटा सा भाग एक अणु होता है, अणु जो उसके अंदर यानी छोटे छोटे अणु से मिल करके एक परमाणु का निर्माण करता है। यानी छोटे छोटे कहने का मतलब यही हम बताना यही चाह रहे हैं कि देखो ये छोटे छोटे क्या है, एक तो ये छोटा सा कमरा है,
सेल का एक छोटा सा कमरा है, कमरा में एक छोटा सा सेल है, और सेल के अंदर यानी कोशिका के अंदर भी ये माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बल्गी, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, एंटीप्लाज्मिक रेटिकुलम, अनेकों अणु पाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अणु ही इसको मान लेते हैं, ठीक है, इसको अणु ही मान लेते हैं और इसको परमाणु मान लेते हैं। जिसके अंदर है ये परमाणु और जो इसको जिसके अंदर है ये परमाणु और जिसके जो अंदर है वो अणु, ठीक है, जिसके अंदर है परमाणु और जिसके अंदर है वो अणु के रूप में हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि परमाणु क्या है। परमाणु एक छोटे छोटे अणु से बन करके एक परमाणु बना है, और वो परमाणु के भांति ही ये कोशिका अर्थात सेल काम करता है, जो हमें ये जिसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा कमरा। अब चलिए देखते हैं कोशिका सभी जीवों की शारीरिक संरचना आधारभूत संरचनात्मक एवं प्रज्ञात्मक इकाई होता है। वही हम कहना चाह रहे थे कि क्या होता है, कोशिका जो है ना सजीव का शारीरिक संरचना करता है। सजीव का जैसे कि पादप हो गया, जंतु हो गया, पेड़ पौधानी की सजीव मतलब सभी आ जाएगा जिसमें जीव हो, जिसमें जान हो, ठीक है। सजीव मतलब कहने का मतलब क्या है, जिसमें जान हो, ठीक है। जिसमें पादप क्या है, पादप चल फिर नहीं सकता लेकिन वो भी जान है उसके अंदर, क्योंकि पादप उसको समझने के तौर पे लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन पर बनाता है। जब भोजन बनाता है वो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है, नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, ठीक है। जिस तरह हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, तो भी तो कहीं ना कहीं जीवित है। तो जो जीवित है जिसके अंदर यानी जो जितना भी जीवित है, पादप हो या जंतु हो, वो भी कोशिका संरचना के द्वारा ही शरीर को निर्माण हुआ है, शरीर का निर्माण हुआ, यानी कोशिका जीवों का शरीर निर्माण करता है, यानी कोशिका ही शरीर का निर्माण करता है। अगर हम रहे या मानव रहे, जंतु रहे, पेड़ पौधे रहे, कोशिका छोटा छोटा कोशिका मिल करके एक अंग का निर्माण करता है। जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल में हमें समझा दिया, जैसे कि रासायनिक विद ने एक रासायनिक वैज्ञानिक ने एक निकाल करके देखा कि कोशिका का विकास कैसे हुआ, और मानव शरीर का या जंतु या पादप का कैसे विकास हुआ, जंतु या पादप का कैसे विकास हुआ। तो देखते हैं रसायनविद, जैसे कि क्या बोलते हैं, एटम बम, परमाणु बम। परमाणु के नाभिक में हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है ना। परमाणु के नाभिक में क्या होता है, ये नाभिक में देखते हैं तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है, इसके चारों ओर चक्कर ये लगाते रहता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। तो जब भी परमाणु यानी कि एटम बनता है, एटम 3 चीज़ से बनता है, कौन चीज़ से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, तो जब जैविक विकास होने लगा, जब जैविक विकास मतलब कि मानव या पादप या जंतु का विकास होने लगा, उसे तब जब तोड़ के देखा कि यानी पहला जब गुण उसमें प्रदर्शित आया, तो पहले एक अणु का विकास हुआ। जब परमाणु टूटेगा तो क्या बनेगा, अणु का विकास होगा। अणु का विकास, जब वो अणु का विकास हुआ तो जैव अणु का विकास हुआ, यानी कि जब अणु टूटा तो अणु से जैव अणु का विकास हुआ, यानी थोड़ा जिसमें जीव आने लगा, ठीक है, जान आने लगा उसमें। जब आगे चल के देखें तो कोशिका का विकास हो गया, वही कोशिका जो हमने छोटा कमरा कहा, और ये क्या वहाँ से देख के रासायनिक विद के आधार पर जब देख रहे हैं, एटम को हम तोड़े जब अणु हुआ, अणु बन करके फिर जैविक अणु में परिवर्तित हो गया, और जैविक अणुवादी का जब विकास हुआ तो जाकर के कोशिका का विकास हुआ, कोशिका का विकास हुआ, और वही जाके कोशिका उत्तक विकास कर दिया। कोशिका विकास हो करके जो शरीर का छोटा अंग जुड़ करके अणु जुड़ करके जब क्या बोलते शरीर का निर्माण हुआ, तो ये क्या किया, कोशिका का विकास हुआ और उत्तक का भी विकास कर दिया। उत्तक मतलब क्या होता है कि एक समान कोशिका का बनना, उसे उत्तक कहते हैं। यानी कोशिका जब मान ली एक कोशिका बना, उसके समान रूप में ही फिर दूसरा बन जाना, ये दूसरा बन जाना, तीसरा बन जाना, हजारों, यानी कि हमारा शरीर, ये पादप का शरीर, ये जंतु का शरीर, ये पादप का शरीर, ये लाखों हजारों करोड़ों कोशिका मिल करके शरीर बनता है, यंग बनता है। तो वही हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। कोशिका का विकास के बाद उत्तक का विकास हुआ। उत्तक का विकास मतलब छोटे छोटे सेल मिल करके एक उत्तक का निर्माण हुआ, यानी समान कोशिका के विभाजन हो करके एक कोशिका उत्तक बनाया। और जब कोशिका उत्तक बनाया,
कोशिका उत्तक के बाद अंग का विकास हुआ। अंग का मतलब शरीर का विकास हुआ। अंग का विकास मतलब शरीर का नहीं, अंग से आँख का बनना, नाक का बनना, कान का बनना, गला का बनना, अनेक सारे चीज़। अंग मतलब कि शरीर का जितना भी शरीर का पार्ट, यानी कि अनेकों पार्ट से शरीर बना हुआ है। अनोखो पार्ट से बनाती है उंगली। उंगली क्या है? एक शरीर का अंग हो गया। कान क्या है? एक शरीर का अंग है। आँख क्या है? एक शरीर का अंग है। यानी कहने का मतलब उत्तक का विकास हुआ। उत्तक के विकास यानी कोशिका समान रूप से बटा और बढ़ करके देखा कि समान रूप से जब बन गया, बनने के बाद उत्तक का विकास हुआ। उत्तक का विकास हुआ तो धीरे धीरे अंग का विकास हुआ। अंग मतलब हम बता दिए कि आँख, नाक, कान, गला जो भी हो बना मानव के शरीर में, वो शरीर वो जा कर के अंग का बन गया। और जब वही अंग इकट्ठा मिल गया तो मानव शरीर का विकास हुआ। पूरे जब हम लोग अगर कमरा की बात करते हैं, अगर कहीं कमरा की बात करते तो कमरा में अनेकों चीज़, पहले ईंट लगा है, ईंट लगा है, सीमेंट लगा है, बालू लगा है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते पेंट लगा है, वो तब जा कर के एक कमरा का विकास हुआ है। तो उसी तरह मानव शरीर का अगर विकास होता है या पादप या जंतु का विकास होता है तो कहीं न कहीं परमाणु से उठा करके एटम से उठाते हैं और अणु का विकास होता है। अणु का जैविक का विकास होता है, फिर कोशिका का विकास होता है। जब कोशिका का विकास होता है तो कोशिका मिल करके उत्तक का विकास करता है और उत्तक का विकास हो करके अंग का विकास होता है। अंग जब अंग मिल जाता है तो एक शरीर का विकास होता है, एक शरीर का। चलिए यहाँ तक समझ गए कि अंग का विकास कैसे हुआ, शरीर का विकास कैसे हुआ। यानी कि अब कोशिका टूट करके अंग में कैसे, मतलब कि एक एटम से टूट करके शरीर का कैसे विकास होता है, वहाँ तक मैंने समझा दिया। चलिए आगे देखते हैं। उसी को हम जब कोशिका का रासायनिक विधि के अनुसार जब कोशिका का जीवधारियों का विकास हो गया, उसी को हम बोलते हैं जैविक उद्विकास। अब जब मानव या जंतु या पादप बन के तैयार हो गया, एक एटम से टूट करके एक शरीर, जीवधारी शरीर का विकास होता है, तो उसी विकास को हम जैविक उद्विकास कहते हैं। यानी पृथ्वी पे मानव, पेड़ पौधा यानी पादप जंतु का विकास हो गया। अब चलते आगे देखते हैं। कुछ जीवाणुओं का शरीर केवल एक कोशिका के बने होते हैं। जीवाणु, सिंपल सी बात है कि एक कोशिका का जीवाणु हमेशा एक कोशिका होता है, एक कोशिका बना होता है, जिन्हें एक कोशिका जीव का कहा जाता है। जीवाणु हमेशा एक कोशिकीय से बना होता है, उसे हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। कुछ जीव एक से अधिक कोशिका से मिल करके बना हो तो उसे बहुकोशिका कहते हैं। यानी कहने का मतलब जो एक कोशिका से बना हो तो एक कोशिकीय जीव कहलाएगा। जो बहुकोशिकीय यानी लाखों हजारों से बना हो, बहुकोशिकीय उसे जीव कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव उसे कहा जाता है। अब कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। 1665 में रॉबर्ट हुक तो किया था, कोशिका का खोज 1665 में रॉबर्ट हुक किया था। लेकिन ये कहाँ से किया था? मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना जैसी देखी गई थी। जब सूखे लकड़ी के उठा के देखा, अपने द्वारा निर्मित सूक्ष्मदर्शी यंत्र, रॉबर्ट हुक जब कोशिका का खोज किया तो अपने द्वारा निर्मित सूक्ष्मदर्शी यानी कि जिसको माइक्रोस्कोप बोलते हैं, अपने द्वारा निर्मित किया हुआ उस सूक्ष्मदर्शी यंत्र से जब लकड़ी के यानी सूखा लकड़ी के उठा करके उसे माइक्रोस्कोप पर उसे तोड़ करके देखा गया, जूम करके देखा गया, तो एक छोटा जैसे मधुमक्खियों के छत्ता जैसा समान संरचना दिखाई दिया। ये क्या था समान संरचना? ये तो सिंपल सी बात है। जब सूखी लकड़ी को देखा तो मृत अवस्था में था, क्योंकि ये पादप कब रहेगा? जब वो जीवित अवस्था में रहे, जो शोषण अवस्था में रहे, शोषण कर रहा है तो वो जीवित अवस्था में रहेगा। लेकिन वो जब छोटे लकड़ी को, सूखे लकड़ी को उठा करके देखा, तोड़ करके देखा, तो वो देखा कि मृत कोशिका का वो खोज किया, वो मृत कोशिका का। परंतु रॉबर्ट हुक ने जीवन की आधारभूत संरचना का खोज कर दिया था। ये कहने का मतलब कोशिका का खोज किया रॉबर्ट हुक, लेकिन मृत कोशिका में ही किया। लेकिन पूरे संपूर्ण मानव को या आने वाला मानव को ये प्रेरणा दे दिया, कोशिका खोज करके ये प्रेरणा दे दिया कि मानव का शरीर का क्या बोलते हैं, जीवन का आधारभूत संरचना वो प्रदान कर चुका था। रॉबर्ट हुक साहब ने मानव जीवन का आधारभूत संरचना का कर चुका था।
खोज कर चुकी थी। और इसी कोशिका के विज्ञान का जनक, यानी कहने का मतलब था कि जब परंतु रॉबर्ट हुक ने जीवन की आधारभूत संरचना की खोज कर दी तो उस समय इसे कोशिका विज्ञान का जनक कहा गया। यानी कि जब वो कोशिका का खोज किया उस समय उसे कोशिका विज्ञान का जनक उसे कहा जाने लगा, रॉबर्ट हुक को। तो चलिए, हमने देख लिया कि कोशिका का विभाजन कैसे हुआ, कोशिका का विकास कैसे हुआ। अब आगे देखते हैं। 1674 में डच वैज्ञानिक एंटनी वॉन लीवनहॉक ने उन्नत किस्म के सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, यानी कि रॉबर्ट हुक ने तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जब खुदे वो सूक्ष्मदर्शी यंत्र बना करके रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का खोज किया तो उसे कोशिका का जनक कहा गया। उसी तरह जीवित कोशिका का जब लीवनहॉक ने किया, एंटनी वॉन लीवनहॉक ने किया 1674 में, तो उन्नत किस्म के सूक्ष्मदर्शी, जो इसका एक नॉर्मल था, ये सूक्ष्मदर्शी एक नॉर्मल था, लेकिन उन्नत किस्म का सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप का खोज किया और खोज करके एक तालाब के जल में जीवित कोशिका का खोज किया। एक तालाब के जल में एक जीवित कोशिका का खोज किया। यानी कि ऐसे भी जब हम पढ़ाएंगे आगे जब बताएंगे कि पृथ्वी का विकास कैसे हुआ, किस काल में हुआ और मानव का विकास कैसे हुआ। मानव का विकास यहाँ तक आने में, जैसे कि होमोसेपियंस जैसे बोलते हैं, एडवांस मानव बोलते हैं उसको, ठीक, एडवांस मानव कैसे बना और पृथ्वी का विकास कैसे हुआ वो आगे जा कर के हम अगले क्लास में बताएंगे। अभी देखते हैं इसके। तो एक तालाब के जल में जीवित कोशिका का खोज हुआ और कोशिका का सिद्धांत दो वैज्ञानिक ने दिया। पहले जर्मन वनस्पति वैज्ञानिक एम.जे. स्लाइडेन ने, दूसरा जंतु वैज्ञानिक था थियोडोर स्वान ने। यानी कोशिका का सिद्धांत जो है, कोशिका का खोज किया रॉबर्ट हुक ने, लेकिन मृत कोशिका का, लेकिन जीवित कोशिका का खोज किया लीवनहॉक ने, लेकिन कोशिका का सिद्धांत दो वैज्ञानिक ने दिया और बताया कि कोशिका का सिद्धांत से बताया कि उसका कोशिका के सिद्धांत से ये साबित किया बना एक पादप और जंतु का शरीर किस तरह बनता है। तो वो बताया जर्मन वनस्पति वैज्ञानिक था एम.जे. स्लाइडेन और जंतु वैज्ञानिक था थियोडोर स्वान ने सिद्धांत बताया कि कोशिका के सिद्धांत से, कोशिका के मिलने से किस तरह शरीर बनता है, वो सिद्धांत प्रतिपादित दो वैज्ञानिक ने किया। और आगे बिर्चे नामक वैज्ञानिक ने, रुडोल्फ बिर्चे नामक वैज्ञानिक का मत था कि सभी कोशिकाओं का पूर्ण निर्माण एवं कोशिका को निर्मित किया जाता है। यानी कहने के मतलब कि 1855 में जर्मन वैज्ञानिक रुडोल्फ बिर्चे ने मत दिया कि सभी कोशिकाएं पूर्ण निर्मित किया जा सकता है और पूर्ण निर्मित होता नहीं कि पुनः बनता है, निर्मित होता है, बनता है, टूटता है, बनता है, टूटता है, बनता है। यानी कहने का मतलब बिर्चों ने बताया, ये रॉबर्ट हुक तो बताया कि रॉबर्ट हुक साहब ने बता दें मृत कोशिका का खोज किया और लीवनहॉक ने जीवित का, लेकिन सिद्धांत दिया वैज्ञानिक एम.जे. स्लाइडेन और स्वान ने दिया। लेकिन वही जब कोशिका का पूर्ण निर्माण से ही निर्मित होता है, यानी कि उसी से, कोशिका से ही निर्मित होकर एक नई कोशिका का निर्माण होता है। रुडोल्फ बिर्चे साहब ने बताया कि कोशिका से ही टूट के एक कोशिका का निर्माण होता है। कोशिका मरता नहीं, कोशिका से ही टूट के एक कोशिका का निर्माण होता है। धीरे धीरे वही कोशिका जब बनता है तो अनेकों कोशिका का बनाने से शरीर का निर्माण होता है। तो हमने समझ गया कि कोशिका कैसे टूटता है, कैसे बनता है। अब आगे चलते देखते हैं, आगे देखते तो आगे देखिए, कोशिका का सिद्धांत का अपवाद में आते हैं। कोशिका का सिद्धांत के अपवाद में आते हैं और बताते हैं कोशिका का सिद्धांत अपवाद लगभग 4 चीज़ में आता है अपवाद। पहला विषाणु एक ऐसा बीज का कड़ी है। विषाणु एक ऐसा बीज का कड़ी है, न सजीव है न निर्जीव है, ये बीज का मध्यम कड़ी है। बीज का मध्यम कड़ी कहने का मतलब ये निष्कर्षीय रहता है, एक्टिव नहीं रहता है, निष्कर्षीय रहता है, ये मरा अवस्था में रहता है, यानी विषाणु एक न सजीव है न निर्जीव है, वो बीज का कड़ी का होता है और ये क्या होता है, ये निष्कर्षीय रूप में होता है और ये निर्जीव के समान व्यवहार करता है। यानी कोई जीव इसमें नहीं होता है, विषाणु में कोई जीव नहीं होता है, निर्जीव के समान होता है। जब निर्जीव के समान होता है, जब ये वातावरण अनुकूल मिलता है, परंतु जब इसमें वातावरण अनुकूल मिलता है ये एक्टिव हो जाता है। कहने के मतलब कि जैसे कि कोरोना वायरस जो एक वायरस है, कोरोना जिसका नाम लेते हैं, आज इतना महामारी फैला तो वो क्या, कोरोना एक वायरस है, लेकिन वो मृत अवस्था में रहता है।
न सजीव है न निर्जीव है, बीच का कड़ी है, निर्जीव की तरह व्यवहार करता है। लेकिन जब उसे वातावरण मिल जाए, यानी कि कहने का मतलब उसका माध्यम मिल जाए शरीर में डूब करके, अगर ये शरीर किसी ने सांस के माध्यम से, खाना के माध्यम से, अगर किसी न किसी माध्यम से अगर उसे माध्यम मिल गया, शरीर में चला गया, वो चल जाने के बाद वो अपना एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देता है और ये सक्रिय अवस्था में चालू हो जाता है, यानी कि अपना फिर वो सजीव बन जाता है। और ये विषाणु का निर्माण, विषाणु यानी वायरस का निर्माण डीएनए और आरएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है। अब प्रोटीन क्या, डीएनए प्लस आरएनए न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। ये डीएनए प्लस आरएनए न्यूक्लियस में पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है, और प्रोटीन उसका चारों ओर सुरक्षा प्रदान करता है। ये प्रोटीन कहने का मतलब डीएनए और आरएनए से विषाणु का निर्माण होता है, वायरस का निर्माण होता है। और ये अब दूसरा नंबर देखते हैं, वायरॉइड ये विषाणु के समान होता है। ये आकार में विषाणु से छोटा और रोगकारी जीव है। विषाणु के विपरीत प्रोटीन नहीं पाया जाता है। इसका कहने का मतलब वायरॉइड जो है, वायरॉइड ये विषाणु के समान होता है, विषाणु के जैसा व्यवहार करता है। ये विषाणु के जैसा व्यवहार करता है। क्या व्यवहार करता है? ये न सजीव होता है न निर्जीव होता है, ये बीच का कड़ी का होता है, यानी कि निष्कर्षीय होता है। जब इसे माध्यम मिलता है तो ये सक्रिय हो जाता है। ये भी अगर इसको माध्यम मिल जाए यानी वातावरण मिल जाए तो ये भी जा करके सक्रिय हो जाए। लेकिन इसमें क्या होता है, प्रोटीन का अभाव होता है। डीएनए प्लस आरएनए तो पाया जाता है वायरॉइड में विषाणु के समान होता है, वो निष्कर्षीय अवस्था में होता है, लेकिन उसमें प्रोटीन पाया नहीं जाता। लेकिन न्यूक्लियोटाइड में यानी न्यूक्लियोटाइड में डीएनए प्लस आरएनए दोनों पाया जाता है। अब आगे देखते हैं फिरियन ये केवल प्रोटीन द्वारा निर्मित होता है, डीएनए और आरएनए नहीं पाया जाता है। यानी कि ये प्रियन जो है, प्रियन केवल प्रोटीन द्वारा निर्मित होता है, ठीक है, प्रोटीन द्वारा निर्मित होता है, और इसमें डीएनए आरएनए नहीं पाया जाता है, डीएनए और आरएनए नहीं पाया जाता है। ये जीव मानव एवं पादपों में तंत्रिका संबंधी रोग उत्पन्न करता है, यानी कि तंत्रिका संबंधी रोग उत्पन्न करता है, यानी कि ब्रेन संबंधी रोग उत्पन्न करता है। यानी कि प्रियन क्या है, प्रियन केवल प्रोटीन द्वारा निर्मित होता है और न कि उसके न्यूक्लियस में डीएनए और आरएनए नहीं पाया जाता है। ये जीव मानव एवं पादकों में तंत्रिका संबंधी रोग को उत्पन्न करता है। जैसे लाल रुधिर कणिका, इसमें केंद्र विहीन होता है, इसमें केंद्र नहीं पाया जाता, नहीं न डीएनए पाया जाता है न आरएनए, केंद्र विहीन होता है, ये केंद्र विहीन होता है, न प्रोटीन होता है, न प्रोटीन इसमें प्रोटीन होता है, ठीक है, ये लाल रुधिर कणिका में। तो चलिए हमने देखा, और क्या बच गया देखते हैं आगे जा करके। तो फिर से देख लेते हैं सेल के बारे में, सेल के बारे में फिर से किताब देख लेते हैं। और आगे जब वीडियो बनेगा, वीडियो जब आगे बनाएंगे, आगे जब क्लास लेंगे, उसमें एक कोशिका, बहु कोशिका, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, जितना भी कोशिका के बारे में होगा उसके बारे में विस्तृत जानकारी यहाँ पे दे दिया जाएगा, एक संकलित करके एक फाइल बना के दे दिया जाएगा। तो एक बार देखते हैं फिर से कोशिका के बारे में, एक सिलसिलेवार से रिवाइज कर लेते हैं और याद करने का कोशिश यही करते हैं। कोशिका का अंग्रेजी अनुवाद सेल, लैटिन भाषा के सेउला, यानी जिसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा कमरा, यानी कि इसके बारे में विस्तृत बारे में बता दिए कि छोटा कमरा कैसे होता है। कोशिका सभी जीवों को शारीरिक संरचना, आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक एवं स्वतः जनन क्षमता होता है। यानी क्या होता है, कोशिका स्वतः जनन क्षमता रखता है। कोशिका स्वतः ही अपने में टूट करके एक कोशिका का निर्माण करता है, जिसको पूर्ण निर्माण की प्रक्रिया बोलते, जिसने रोडल्फ बिरचो ने इसका प्रतिपादन किया था। ये बता देते कि ये बिरचो साहब ने क्या पे यहाँ पे, हाँ, रुडोल्फ बिरचो साहब ने ये कोशिका का पूर्ण निर्माण कोशिका के ही निर्मित से होता है, कोशिका से ही निर्मित हुआ, तो हमने बता दिया। और रसायनविद क्या होता है कि जब परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन चारों ओर, यानी परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है, एटम का निर्माण होता है। एटम का निर्माण से जब हम निकालते हैं, एटम क्या होता है, एक बड़ा भाग होता है, और एटम छोटे छोटे अणुओं से मिलकर के एक एटम का निर्माण होता है, यानी परमाणु का निर्माण होता है।
और जब अणु के मिल करके परमाणु का निर्माण होता है, वही अणु जैव अणु का विकास करता है, जैव अणु का विकास करता है और कोशिका का विकास भी करता है। और आगे चल के कोशिका का विकास करता है और उत्तक का विकास करता है, और वही आगे चल कर उत्तक का विकास करता है, उत्तक तंत्र का विकास करता है, उत्तक तंत्र का विकास करता है, और आगे जा कर के अंग का विकास करता है, जैसे नाक, कान, गला, आँख, ये, और जाके जीवधारी विकास बन जाता है, जीव का निर्माण करता है। उसे हम जैविक उद्विकास कहते हैं। आगे चलते देखते हैं थोड़ा। कुछ जीवाणुओं के शरीर केवल एक कोशिकाओं का बना होता है। कुछ जीवाणुओं का एक कोशिका का ही बना होता है और उसे हम एक कोशिका कहते हैं। और जिसका बहुकोशिका मतलब एक से अधिक कोशिकाओं से मिल करके बना हो, लाखों, हजारों, करोड़ों के साथ में, जैसे हम लोग बहुकोशिकीय हैं। हम लोग पादप जंतु ये सब बहुकोशिकीय हैं, जो अनेकों कोशिकाओं से मिलकर के शरीर का निर्माण करता है। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, आपको बता चुका। रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। ये मृत कोशिका का निर्माण किया, तो खोज किया था, जो मधुमक्खी के समान, मधुमक्खी के छत्ते के जैसा सामान उसने खोज किया था, इसीलिए उसको कोशिका विज्ञान का जनक उसे भी कहा गया। और 1674 में एंटन वॉन लीवनहॉक ने उन्नत किस्म के सूक्ष्मदर्शी यानी कि अच्छा माइक्रोस्कोप से जिसको जूम करके देखा जाए, एक तालाब में जीवित कोशिका का खोज किया, एक तालाब से जीवित कोशिका का खोज किया। और कोशिका का सिद्धांत, मतलब शरीर का जो निर्माण करता है, कोशिका का सिद्धांत ये स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया। और बिर्चे साहब ने, जर्मन का वैज्ञानिक रोडल्फ बिर्चे ने मत दिया कि सभी कोशिकाएं पूर्ण निर्मित यानी दोबारा विकास हो सकता है, होता है। दोबारा विकास कोशिकाओं से ही विकास होता है। कोशिका का विकास यानी पूर्ण निर्मित कोशिका के ही निर्माण से ही बनता है। अब आगे देखते हैं। कोशिका का सिद्धांत का अपवाद में जैसे 4 अपवाद आता है, कोशिका का सिद्धांत पे प्रति वो उसका ये फॉलो नहीं करता है, यानी कहने का मतलब कि इसका रूल को फॉलो नहीं करता, इसका नियम का फॉलो नहीं करता है। कौन कौन? विषाणु, वायरॉइड, प्रियॉन और ये लाल रुधिर कणिका। इसमें इसलिए नहीं किया जाता, कोशिका में ये केंद्रक पाया जाता है, कोशिका में हमेशा केंद्रक पाया जाता है, लेकिन विषाणु में केंद्रक नहीं पाया जाता, वायरॉइड में केंद्रक नहीं जाता, प्रियॉन में केंद्रक में नहीं पाया जाता, और लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता। इसके बारे में और विषाणु के बारे में तुमने बता दिया, जानकारी दे दिया कि निष्कर्षीय अवस्था में रहता है, निष्कर्ष अवस्था में रहता है। ये जब इसको माध्यम मिलेगा तो सक्रिय एक्टिव हो जाएगा, और इसका बना रहता है, विषाणु बना होता है डीएनए आरएनए प्लस प्रोटीन से बना होता है। प्रोटीन उसका चारों ओर का कवर करके रखता है। और ये वायरॉइड ये विषाणु के समान होता है, निष्कर्षीय अवस्था में होता है, लेकिन विषाणु से छोटा होता है। ये रोगजीवियों यानी रोगजीवी है, रोगकारी जीवी है। ये क्या है कि रोगकारी, विषाणु भी रोगकारी जीवी है, ये क्या विषाणु भी रोगकारी जीवी है, लेकिन ये दोनों निष्कर्षीय अवस्था में रहता है। और इसमें प्रोटीन का अभाव होता है, किसमें? प्रोटीन। और इसे डीएनए आरएनए विषाणु में होता है, लेकिन वायरॉइड में प्रोटीन का ये होता है, क्या बोलते हैं, प्रोटीन नहीं पाया जाता है। और प्रियॉन केवल प्रोटीन से निर्मित होता है, इसमें डीएनए और आरएनए नहीं पाया जाता है। और ये जीव मानव एवं पादपों के तंत्रिका संबंधी रोग को उत्पन्न करता है, तंत्रिका संबंधित रोग का उत्पन्न करता है। और लाल रुधिर कणिकाएं, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो चलिए आगे का क्लास, अब इससे आगे का क्लास कल देखते हैं। धन्यवाद।